ओके, गुड इवनिंग वंस अगेन एंड वेलकम। हमारा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी आज का लेक्चर जो है वो इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। और दूसरा, आज हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है जो बार बार रिपीट होते हैं ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेरा आपसे यही इंस्ट्रक्ट रहेगा, यही गुजारिश रहेगी आप सभी से कि आप अभी से ही आपके पास नोटबुक और पेन साथ में रखिए। इंटरनेट जहाँ पर क्लियर हो, जहाँ पर आपका बैकग्राउंड में कुछ डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है, ताकि आप सही से ये चीज़ें सुन सको, ठीक। आज के दिन हम जो लेजिस्लेशन जो सब्जेक्ट है उसके जो 6 यूनिट है उसमें कौन से कॉमन जो क्वेश्चन है वो मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूँ। पहले भी बता चुका हूँ मैं ये, ठीक है। ऑलरेडी आपके पास जो जो पीडीएफ्स दी गई हैं उन सभी में ये मौजूद है, ठीक है। तो वो एक बार जब आप आपके व्हाट्सएप के गो थ्रू करोगे तो आपके पास वो रहेगा, ठीक है। वो तो रेफर करना ही है आपको, और उसमें से ही जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ आज आपको रिपीट कर रहा हूँ। जैसे हर एक लेक्चर में होता है, तो आज कैसा रहेगा कि पूरे यूनिट का एक साथ ही मैं आपको बताता हूँ, ठीक। Before starting today's class, just make let me know that my voice is audible and clearly, and screen is also visible to you. Is it? यस सर। Thank you, Rakesh. Yeah. Okay. सो इसलिए इसको सीरियसली देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है डियर। मेरा वॉल्यूम लो है ऐसा करके आ रहा है, सो प्लीज मेक श्योर आपके डिवाइस का ये बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब आज का जो हमारा सब्जेक्ट है और सबसे जो हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है एडीएस में, चाहे वो ऑफलाइन पैटर्न में रहे या फिर अभी ऑनलाइन पैटर्न में रहे, यही सबसे हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ लेजिस्लेशन। क्योंकि ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही वास्ट, ठीक है। क्योंकि इसमें लेजिस्लेशन यानी कि एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व रहते हैं, और यहाँ पर एम्बिग्यूटी भी बहुत वेग है। तो मतलब क्या क्या पढ़ेगा कोई भी स्टूडेंट्स, ठीक। अब यहाँ से पहला यूनिट जो है जिसमें फैक्ट्री एक्ट है, बीओसीडब्ल्यू है, ठीक है, डिमोलिशंस रूल है, डॉक वर्कर एक्ट है, महाराष्ट्र फायर का भी एक्ट है। तो ये एक ही यूनिट है और इसमें से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, वो भी 10 मार्क के लिए, ठीक है। उसके बाद है सीएलआरए, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, यूनिट 3 में आप देखेंगे जो ऑर्च रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन, जैसे कि बॉयलर एक्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, सीए रेगुलेशन से, एक्सप्लोजिव गैस सिलेंडर रूल, कैल्शियम कार्बाइड। उसके बाद हजार्डस मटेरियल ट्रांसपोर्ट जो रूल है, तो और जो भी डॉग सेफ्टी रूल्स हैं, तो वो भी हम यूनिट 4 में देखा है ऑलरेडी हमने। देन यूनिट 5 जो है वो मोटर व्हीकल एक्ट जो है, महाराष्ट्र का सेंटर मोटर व्हीकल रूल्स है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बताता है हमें। और लास्ट जो यूनिट है वो है आईएलओ से रिलेटेड। आज जो भी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको याद भी होगा। और दूसरा, आप जो भी रिकॉर्डिंग जो रहता है हमारे ऑनलाइन क्लासेस का, ठीक है, तो उसका लिंक भी ऑलरेडी अवेलेबल है। आप यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो प्रीवियस लेक्चर डेट वाइज देख सकते हो, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, ठीक है। अब मैं आपको जो भी यहाँ पर बताने जा रहा हूँ यूनिट 1 से रिलेटेड, आप मार्क आउट कर लीजिएगा, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंस है। सेकंड रुकिए थोड़ा। यूनिट 1 का मैं ये कहूँगा आपको कि आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें रहेगा। अब आप मार्कआउट कर लीजिए कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब फैक्ट्री एक्ट में यहाँ पर जो है, एक सेकेंड, ड्यूटी आवर्स
जैसे कि 8 पर डे एंड 48 पर वीक, तो ये इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ये मार्क कर लीजिए कि ड्यूटी आवर्स एज पर फैक्ट्री एक्ट 8 आवर्स पर डे, 48 आवर्स पर वीक। ठीक है, ये नॉर्मल आवर्स है। इसके ऊपर जाएगा तो फिर क्या होगा, ओवर टाइम होगा। ठीक है। फैक्ट्री का डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्रीज। ठीक है, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है आपको। डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्रीज। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, कि कब ये एस्टेब्लिश हुआ है फैक्ट्रीज एक्ट, उसका डेट। ठीक है, इंडिया कोड पर मिल जाएगा आपको। इनैक्टमेंट डेट, एनफोर्समेंट डेट, दोनों। इनैक्टमेंट डेट ऑफ फैक्ट्री एक्ट, एनफोर्समेंट डेट ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट। ठीक है। सेक्शन 7B, सेक्शन 7B, ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर एज पर फैक्ट्रीज एक्ट, पढ़ लीजिए पूरा। उसके बाद डेफिनेशन, डेफिनेशन में क्या पढ़ना है आपको। चाइल्ड का डेफिनेशन, एडोलेसेंट का डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड एज पर फैक्ट्री एक्ट लिख लीजिए। डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड एज पर फैक्ट्री एक्ट। चाइल्ड हो गया, सेम आप इसका ले लीजिए, अडल्ट का और एडोलेसेंट का। मैं आपके सामने ये पीडीएफ ही खोल के बैठा हूँ। यंग पर्सन का डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ यंग पर्सन। हजार्डस प्रोसेस का डेफिनेशन। कैलेंडर ईयर का डेफिनेशन। कॉम्पिटेंट पर्सन का डेफिनेशन। सेवन ए, जेंडर ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर। 7B लिख लीजिए, सेक्शन 7A एंड सेक्शन 7B, ऐसा पूरा पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 9, पावर ऑफ इंस्पेक्टर। जनरली सवाल कैसा आता है बताओ आपको इस सेक्शन 9 पर, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पावर ऑफ इंस्पेक्टर। ठीक है, तो फिर वहां पर एक लाइन में लिखेंगे कि मेक एग्जामिनेशन ऑफ प्रीमाइसेस। दूसरा ऑप्शन देंगे कि सीज और टेक कॉपीज ऑफ एनी रजिस्टर और रिकॉर्ड। तीसरा ऑप्शन देंगे कि डायरेक्ट द ऑक्यूपायर दैट एनी प्रीमाइसेस एनी पार्ट ऑफ लाइन देयर इन। देखिए मैं यहाँ से पढ़ के बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये सब क्या है, उसकी पावर है। और नीचे लास्ट में ऑप्शन देंगे कि ऑल ऑफ द अबव। तो फिर राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव, के ऊपर दिए गए सब सही है। कि वो सीज भी कर सकता है, कोई रजिस्टर का कॉपी भी ले सकता है, ऑक्यूपायर को इंस्ट्रक्ट भी कर सकता है। ठीक है, इंक्वायरी भी कर सकता है, किसी एक्सीडेंट का एग्जामिनेशन भी कर सकता है, और किसी भी प्रीमाइसेस में एंट्री भी कर सकता है। तो उसके पास वो पावर है। ठीक है, कितने लीटर पानी चाहिए, वो महाराष्ट्र के रूल के हिसाब से 5 लीटर चाहिए एक पर्सन को।
ये तो बेसिक, ये तो आप भी लिख लोगे, इसमें कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस कौन देता है? तो सर्टिफाइंग सर्जन देता है, ठीक है, याद रखना। सर्टिफाइंग सर्जन वो एग्जामिनेशन करके उसका हेल्थ चेकअप करके फिटनेस सर्टिफिकेट देता है, याद रखना, ठीक है। जैसे प्लीज सर। यस। सर तो आता सर तुम्ही बोललेले फिटनेस कोण देतं बोले सर? फिटनेस कॉम्पिटेंट पर्सन देता है फिटनेस सर्टिफिकेट एज पर फैक्ट्री एक्ट, ओके ठीक है। ओके हाँ। ओके। हाँ। ये इसमें हाँ, ये शेड्यूल का टाइटल लिख लीजिएगा। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग hazardous प्रोसेस, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग hazardous प्रोसेस, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट शेड्यूल का टाइटल। फिर सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, ऐसा टाइटल लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पर पूछा जाता है कि परमिसिबल लेवल ऑफ केमिकल कौन से शेड्यूल में दिया गया है फैक्ट्री एक्ट के, तो वो सेकंड शेड्यूल में दिया गया है। ओके, शेड्यूल के टाइटल लिख लीजिए भाई। सेकंड शेड्यूल हो गया। थर्ड शेड्यूल भी रहता है, ठीक है, लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिसीजेस। और हाँ, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये सब पढ़ लीजिएगा कौन कौन से नोटिफाइबल डिसीज है, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन आता है जैसे कि बायोसिनोसिस, एस्बेस्टोसिस, ये नोटिफाइबल डिसीज है या नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है, सिंपल। तो इनका ये भी पढ़ लीजिए थर्ड शेड्यूल। ओके, तो इतना है। यूनिट 2, अभी यूनिट 2 में इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यूनिट 2 में इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 उसकी बात कर रहा हूं मैं, अभी लिख लीजिए। सेक्शन 12 ड्यूटीज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर, ये लिख लीजिए, सेक्शन 12, ठीक है। सेक्शन 12 पढ़ लीजिए। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन के एक्ट के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट लेबर का डेफिनेशन, दूसरा है, सॉरी, थर्ड नंबर, रूल 44 कॉन्ट्रैक्ट लेबर सेंट्रल रूल्स 1971, कॉन्ट्रैक्ट लेबर सेंट्रल रूल्स 1971, ठीक है। 1971 में आया था सेंट्रल रूल्स, एक्ट नहीं, रूल्स। रूल नंबर कितना है? 44। तो उसमें आपको बताना है कि कितना एरिया कैंटीन के लिए चाहिए, डाइनिंग एरिया के लिए कितना रहता है वो, और हर एक के लिए कितना एरिया चाहिए, वो यहाँ पर पूछा जाता है एक्चुअली। 30% कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक साथ उनको खाना आना चाहिए, इतना एरिया होना चाहिए, और 1 स्क्वायर मीटर पर डाइनर, ऐसा वो कैलकुलेशन रहता है। तो रूल 44। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट सेक्शन 7 पढ़ लीजिए पूरा। दूसरा, ऑश कोड जो है अपना, ऑक्यूपेशन सेफ्टी, ठीक है, ऑश कोड के हिसाब से एम्प्लॉय का डेफिनेशन। ऑश कोड का फुल फॉर्म है ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, ठीक है। उस हिसाब से एम्प्लॉय का डेफिनेशन। नेक्स्ट है
इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट के हिसाब से वर्कमैन का डेफिनेशन। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट के हिसाब से वर्कमैन का डेफिनेशन। उसके बाद ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन जो कोड है, जिसे हम ऑश कोड भी कहते हैं, राइट। तो उसको लाने का पर्पज क्या था कि कंसोलिडेट करना है सब जो कानून है सेफ्टी से रिलेटेड, और अमेंडमेंट लाना है एक्ट में और सेफ्टी में। इसीलिए वो लाया गया था कानून, क्योंकि बहुत सारे कानून है सेफ्टी से रिलेटेड, कौन सा फॉलो करने, उससे अच्छे कि एक कॉमन एक कानून हो, बिल हो। तो वो पर्पस था मेनली ऑश कोड का, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 3 ऑफ चैप्टर 3 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 का टाइटल बताना है आपको। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, 1970, उसका आपको क्या बताना है, टाइटल बताना है, ठीक है, कि भाई क्या था वो टाइटल, या फिर ये चैप्टर 3 किसके रिगार्डिंग है। ओके। सेक्शन 21 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। मान लो कि कॉन्ट्रैक्टर ने पेमेंट नहीं किया, तो कौन करेगा वो लेबर को पेमेंट, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर करता है। याद रखना, कानून के हिसाब से उसकी लायबिलिटी बन जाती है अगर कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं दिया पेमेंट तो। ठीक है, तो सेक्शन 21 कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। उसके बाद टाइटल ऑफ चैप्टर 2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, मतलब टाइटल का नाम बताना है आपको। चैप्टर 2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 का टाइटल क्या है, सिंपल एज दैट। ऑश नेक्स्ट है ऑश कोड के हिसाब से वेजेस का डेफिनेशन। ऑश कोड के हिसाब से वेजेस का डेफिनेशन। सेक्शन 9 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 9 कॉमा सेक्शन 7 भी डाल दीजिए उसमें, ठीक है। सेक्शन 7, सेक्शन 9 कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट सेक्शन 16 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। सर सेक्शन 16। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, ठीक है। 1970 एक ही साल है वो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ बार बार। सेक्शन 16 वो भी पढ़ना है आपको। सेक्शन 16 में आप क्या पढ़ोगे, नंबर पढ़ लीजिए, कितने लेबर के आगे जो भी है, 50, 100, 500, 250, ठीक है। पर नोट में लिख लीजिए, आपको नंबर पर फोकस करना है वहां पर। ओके। ऑश कोड के हिसाब से, ठीक है, ऑश कोड के हिसाब से जो उसका अर्न लीव रहता है, वो कितने दिनों के बाद एक अर्न लीव मिलता है उसको, तो जनरली 20 दिन के बाद मिलता है। पढ़ लीजिएगा एक बार आप, ठीक है। अभी 45 डेज के अगेंस्ट मिलता है, कुछ कंपनी अभी भी 20 ही देती है, ठीक है। लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा आप, ऑक्सफोर्ड के हिसाब से एक ऑन लीव कितने दिन काम करने के बाद मिलता है एम्प्लॉय को।
क्वेश्चन लिख लीजिए। हु एडवाइज हु एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट हु एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट हु एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। तो जनरली बोर्ड उनको एडवाइस करता है, सेंट्रल एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड, वो उनको एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि क्या करना चाहिए। भले कानून आपने बनाया है लेकिन कानून के हिसाब से बोर्ड हम हैं, तो उनका गठन ही इसलिए किया जाता है कि वो गाइड करे, रेगुलेट करे एक्चुअली। ठीक है। सेक्शन 20 कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, सेक्शन 20 कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। उसके बाद आप सभी को आवाज सही से आ रहा है मेरा ना? मैं जो कह रहा हूँ समझ आ रहा है? यस और नो प्लीज आंसर दीजिए ताकि मैं आगे प्रोसीड कर सकूं। यस सर, यस सर, और यस सर। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। यस सर। अच्छा, ठीक है। यूनिट 2 हो गया, बाकी के यूनिट देखते हैं हम। ऑक्यूपेशनल हेल्थ जो लेजिस्लेशन है उसका चल रहा है ना। अगर कोई भी एम्प्लॉय, ठीक है, अगर इंजर हो जाता है उसके एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, अगर एम्प्लॉयमेंट में इंजर हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके जो डिपेंडेंट रहते हैं या वो खुद इंश्योर्ड पर्सन एम्प्लॉय जो है उसको बेनिफिट नहीं मिलता है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट के हिसाब से, अगर वो किसी दूसरे कानून के हिसाब से इंश्योर्ड है। तो कौन सा कानून है? ईएसआई। ईएसआई एक्ट के तहत अगर उसको कंपेंसेशन मिल रहा है तो वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट के हिसाब से उसको कंपेंसेशन नहीं मिलता है। इट्स दैट सिंपल। एक तो वो ईएसआई के थ्रू कंपेंसेशन लेगा या तो वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट के हिसाब से लेगा। आप समझ रहे हो? तो दोनों में से सिर्फ एक ही एप्लीकेबल रहेगा। अगर कंपेंसेशन है तो फिर ईएसआई कंपेंसेट नहीं करेगी, ईएसआई से अगर कर रहा है तो वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट के हिसाब से एप्लीकेबल नहीं रहेगा। मतलब दो दो कंपेंसेशन नहीं मिलेंगे उसको, किसी एक ही एक्ट में कंपेंसेशन मिलेंगे, ये याद रखना। दैट्स इट। ये लॉजिक का कंसेप्ट क्लियर रखना। अब डेफिनेशन लिख लीजिए कि कौन कौन सा पढ़ना है आपको। एक्ट का नाम बताता हूं मैं, एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट 1923। ठीक है, एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट 1923। कौन सी डेफिनेशन पढ़ना है? टोटल हैंडीकैप, टोटल डिसेबलमेंट, पार्शियल डिसेबलमेंट, टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट, टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट। तो ये जो डिसेबलमेंट के जो टाइप है ना सब, या फिर पार्शियल हो, ये सब आप डिसेबलमेंट के सारे डेफिनेशन पढ़ लीजिए डिसेबलमेंट से रिलेटेड। कौन से कानून से पढ़ोगे? दो कानून से पढ़िएगा। द एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट 1923 से पढ़िए, दूसरा एक्ट है ईएसआईसी एक्ट। ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंपनी कॉरपोरेशन, सॉरी। तो उस एक्ट के हिसाब से भी पढ़िए। डिसेबलमेंट के सारे जो भी डेफिनेशंस हैं ये दोनों एक्ट से पढ़ लीजिए। जनरली चार रहते हैं, सिर्फ चार टाइप के डिसेबलमेंट है, तो वो पढ़ लीजिएगा एक बार।
नेक्स्ट है एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट के हिसाब से डिपेंडेंट का डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट के हिसाब से डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट। नेक्स्ट है पीएफ एक्ट के तहत, पीएफ एक्ट के तहत, एज पर पीएफ एक्ट, ड्यू टू विच सेक्शन, ड्यू टू विच सेक्शन, as per PF Act, due to which section executive committee is formed। पीएफ एक्ट के हिसाब से भाई कौन से सेक्शन में दिया गया है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी आपको फॉर्म करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। आंसर है सेक्शन 5A। फिर भी आप एक बार मेक श्योर कर लीजिएगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। अब ग्रेजुएटी एक्ट या फिर बाकी के जो कानून हैं वो सब मिलके एक कानून बना है, आपको पता है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, राइट। तो अभी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत कौन से एम्प्लॉय को ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए जब वो इलिजिबल रहता है। तो जनरली 1 साल काम किया उसके बाद भी वो एलिजिबल हो जाता है, किसके लिए, ग्रेजुएटी के लिए, तो ये याद रखना, ओके। नेक्स्ट है ग्रेजुएटी का डेफिनेशन, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट के हिसाब से ग्रेजुएटी का डेफिनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी लिख लीजिए, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ये कौन कौन से एक्ट है उसको सबस्यूम कंबाइन करके बना है, तो सर आप क्या एक बार बोले, वो पढ़। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 लिख लिया, कैसे? इंक्लूड्स विच एक्ट। मैं आपको कुछ चीजें अभी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, प्लीज आप जरा ध्यान से सुनिए, ठीक है। 2020 साल में जनरली 19 से ही ये स्टार्ट हो गया था कंसोलिडेट करना। भारत सरकार ने 4 नए कानून लाए हैं। सबसे पहले द कोड ऑन वेजेस 2019, ध्यान से सुन लीजिए। दूसरा कानून है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। तीसरा एक कानून है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, जिसे हम ऑश कोड के नाम से भी जानते हैं। नंबर 4 द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। अब ये लाने का सबसे मेन पर्पज ये था कि सेफ्टी के भी बहुत सारे कानून है, सोशल सिक्योरिटी के भी बहुत सारे कानून है, जैसे कि पीएफ हो गया, कंपेंसेशन हो गया, ठीक है, एम्प्लॉय एक्सचेंज, मैटरनिटी बेनिफिट, सीनियर वर्कर वेलफेयर एक्ट, ग्रेजुएटी एक्ट, ठीक है। वेजेस पर भी बहुत सारे एक्ट है, बोनस एक्ट है, ये है वो है, ठीक है। और कोड वो तो पता ही है हमें। इंडस्ट्रियल रिलेशन में भी कोड है बहुत सारे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से ही। तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता था एम्प्लॉयर को, ठीक है, बहुत सारे लेवल में यहाँ पर प्रॉब्लम होता था। तो सरकार ने क्या किया, अरे भाई ये सब कानून को इकट्ठा कीजिए और एक सिंगल यूनिफॉर्म एक कानून बनाइए ताकि सब पर लागू हो। इन्होंने वही किया, रिसर्च स्टार्ट कर दिया और 2020 में उन्होंने कानून लाके संसद में पारित कर दिया। पॉश कोड जो है वो अभी इस साल में से इन्फोर्स हो चुका है, मतलब अप्रैल मई से उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। अपने को बाकी वेजेस से कोई लेना देना नहीं, बाकी सॉरी जो बाकी जो कोड है, बाकी जो कानून है उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार ये पढ़ लीजिए कि वो ये जो 4 कानून के मैंने नाम गिने हैं उसमें कौन कौन से कानून को इकट्ठा किया गया है, जिसे हम सबस्यूम कहते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो बात को। आई होप अभी आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि 2020 में क्या हुआ था, ठीक है। तो कौन कौन से कानून यहाँ पर सबस्यूम किए गए हैं, सबस्यूम का मतलब कि इंक्लूड किए गए हैं, एब्सॉर्ब किए गए हैं, आप समझ रहे हो बात को। उसका ये मतलब रहता है कि कौन कौन से कानून इसमें इंक्लूड है, तो वो एक बार पढ़ लीजिएगा ये सब, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड एज पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड एज पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। definition of child एज पर
मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ डिपेंडेंट एज पर ESIC एक्ट। डिपेंडेंट benefit as per ESIC Act. In which section of क्वेश्चन लिख लीजिए, in which section of PF Act, in which section of PF Act employees deposit linked सर insurance scheme। सेक्शन ऑफ के बाद क्या बोले थे? इन विच हाँ, सेक्शन ऑफ PF Act, in which section of PF Act employee deposit link employees deposit linked insurance scheme is mentioned। EDLI सुना होगा आपके? EDLI स्कीम जो है वो भाई PF एक्ट के कौन से सेक्शन में मेंशन है? सिंपल एज दैट। ओके, ऐसा है वो। कंपेंसेशन एक्ट सेक्शन 4 पढ़ लीजिएगा। कंपेंसेशन एक्ट सेक्शन 4। PF का जो परसेंटेज है, PF कितना कटता है आपका, उसका परसेंटेज आपको पूछा जाएगा। ग्रेजुइटी का मेन पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रेजुइटी? एम्प्लॉय को कंपेंसेशन कितने दिनों का उसका रेस्टिंग पीरियड होने के बाद मिलता है? 3 दिन, याद रखना, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिएगा, कंपेंसेशन एक्ट में कितने दिनों के बाद उसको कंपेंसेशन का बेनिफिट मिलता है। हाँ, PF एक्ट सेक्शन 5A पढ़ लीजिएगा। उसमें उनके जो बोर्ड है, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बोर्ड रहता है, उसके मेंबर कौन कौन है वो एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। PF एक्ट सेक्शन 5A, बोर्ड के मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया है वो। सेक्शन 73 ESIC एक्ट या फिर ESI एक्ट। सेक्शन 73 ESI एक्ट। सेक्शन 4 मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। सेक्शन 4 मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट।
ग्रेजुएटी एक्ट सेक्शन 2A, ग्रेजुएटी एक्ट सेक्शन 2A। ये हो गया आपका यूनिट 3। यूनिट 4 की बात करते हैं, बहुत टाइम हो गया। ओके, बॉयलर एक्ट, स्टीम पाइप का डेफिनेशन। बॉयलर एक्ट, स्टीम पाइप डेफिनेशन, इकोनोमाइजर डेफिनेशन। बॉयलर एक्ट, स्टीम पाइप डेफिनेशन, इकोनोमाइजर डेफिनेशन। मेरा आवाज डिस्टर्ब हो रहा है तो बताइएगा, ठीक है। पावर सिस्टम का डेफिनेशन, पावर सिस्टम डेफिनेशन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल लाइट वगैरह में एक्ट में आएगा वो, ठीक है। बॉयलर एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, सीए गाइडलाइन, एक्सप्लोजिव एक्ट, तो उसके हिसाब से मैं आपको सब बता रहा हूँ। सर थर्ड नंबर क्या बताया? पावर सिस्टम का डेफिनेशन, डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन का डेफिनेशन नंबर 4, बॉयलर एक्ट के हिसाब से बॉयलर का इंचार्ज क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन ऑफ इंचार्ज ऑफ बॉयलर एज पर बॉयलर एक्ट। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हिसाब से को जनरेशन का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हिसाब से को जनरेशन का डेफिनेशन, कंजर्वेशन का डेफिनेशन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हिसाब से, सर क्या बोले? कंजर्वेशन का डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेशन एज पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। सेक्शन 8 गैस सिलेंडर रूल्स, सेक्शन 8 गैस सिलेंडर रूल्स, डैश करके रीड इंडियन स्टैंडर्ड नंबर, ऐसा कर लीजिए आप। सेक्शन 15 पेट्रोलियम एक्ट, सेक्शन 3 गैस सिलेंडर रूल्स, सेक्शन 8 एक्सप्लोजिव एक्ट, सेक्शन 8 एक्सप्लोजिव एक्ट, definition of boiler as per boiler act, सर एक बार और रिपीट कीजिएगा। definition of boiler as per boiler act, बॉयलर का डेफिनेशन बॉयलर एक्ट के हिसाब से। नेक्स्ट है कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट, कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट एज पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट एज पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, उसका डेफिनेशन लिखना है आपको। कैप्टिव, CAPTIVE,
सेक्शन 4 गैस सिलेंडर रूल्स। definition of class A, comma B and C पेट्रोलियम। मतलब डेफिनेशन ऑफ क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी पेट्रोलियम का डेफिनेशन आपको बताना है एज पर पेट्रोलियम एक्ट। ठीक है, एक्चुअली उसमें ही दिया गया है, बाकी कहाँ पर भी नहीं है। एज पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर विच सेक्शन, एज पर विच सेक्शन बॉयलर इज रजिस्टर्ड, एज पर विच सेक्शन बॉयलर इज रजिस्टर्ड। अब मुझे बताइए कि बॉयलर का एक्ट कौन सा है, नाम बताइए। फटाफट, बॉयलर कौन से एक्ट में फॉल होता है? कितना आसान नाम है, बोलिए। अरे बॉयलर्स एक्ट, सिंपल। नाफिस जी बोलिए, आपने रेज हैंड किया फटाफट। 1923 सर। हाँ 92, यस, गुड। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ बोर्ड, डेफिनेशन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन ऑफ बोर्ड एज पर, डेफिनेशन ऑफ बोर्ड एज पर इंडियन बॉयलर एक्ट, डेफिनेशन ऑफ बोर्ड एज पर इंडियन बॉयलर एक्ट। मतलब उसका सेक्शन नंबर पता करना है। एक्चुअली बोर्ड का कोई डेफिनेशन उसमें दिया गया डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो कौन से सेक्शन के हिसाब से वो सेंट्रल बॉयलर्स जो बोर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, उस सेक्शन नंबर पता। बॉयलर का डेफिनेशन एज पर इंडियन बॉयलर एक्ट। सेक्शन 42 कैल्शियम कार्बाइड रूल्स। सेक्शन 26 कैल्शियम कार्बाइड रूल्स। डेफिनेशन कौन सा ऑफ सेक्शन? इकोनोमाइजर। सॉरी सर, सेक्शन सेक्शन 26, सेक्शन 26 एज पर कैल्शियम कार्बाइड रूल्स। सेक्शन 26 कैल्शियम कार्बाइड रूल्स। नेक्स्ट, definition of economizer, definition of economizer as per Boiler Act। सेक्शन 7 SMPV रूल्स। SMPV रूल्स का फुल फॉर्म है स्टैटिक एंड मोबाइल प्रेशर वेसल रूल। सेक्शन 7 स्टैटिक एंड मोबाइल प्रेशर वेसल रूल्स। तो इसके आगे मैं सिर्फ SMPV बोलूंगा, ठीक है, अगर आया तो। डन। यहाँ पर आपका यूनिट 4 कवर होता है, यहाँ पर यूनिट 5 और 6 बाकी है, ठीक है। हम्म, मैं कभी मोटर व्हीकल का मैंने इसमें दिया है PDF में, वो ही पढ़ लीजिए, ठीक है। यूनिट 6 लेते हैं, इंपॉर्टेंट है यूनिट 6।
प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर हेल्थ रिकमेंडेशन 1953। अब हम आईएलओ कन्वेंशंस की बात कर रहे हैं, आईएलओ कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन। प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स हेल्थ रिकमेंडेशन 1953। Protection of Worker Health Recommendation 1953 in Part 2, what is recommended? Part 2 में क्या रिकमेंड किया गया है बताइए। ठीक है, ऑप्शन दिए जाएंगे, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशन कैंसर कन्वेंशन, ऑक्यूपेशनल कैंसर कन्वेंशन, occupational cancer convention came into force after ratification of Ecuador and Hungary। Ecuador and Hungary, ये जो दो देश है, इन्होंने मंजूरी दी, उसके बाद वो ऑक्यूपेशनल कैंसर कन्वेंशन फोर्स में आया या फिर इनफोर्स हुआ। राइट। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपको कौन कौन से आईएलओ के कन्वेंशंस पढ़ने हैं, रिकमेंडेशंस पढ़ने हैं, पूरा ये मैं आपको बताता हूँ भाई। सेफ्टी एंड हेल्थ इन कंस्ट्रक्शन कन्वेंशन 1988, सेफ्टी एंड हेल्थ इन कंस्ट्रक्शन कन्वेंशन 1988, नंबर 167। तो भी ये कन्वेंशन नंबर है 167। नाइनटीन सर क्या बोले आप? 1988, 1988, 1988। ठीक है, नेक्स्ट है आईएलओ का मतलब कौन कौन से ये रहते हैं उसमें, गवर्नमेंट रहता है, एम्प्लॉयर रहता है, ठीक है, वर्कर भी वहां पर रहते हैं, ठीक है, मेंबर्स, तो ये याद रखना। उसके बाद है क्वेश्चन, हाउ इज एन आईएलओ convention, how is an ILO convention ratified by member states? How is an ILO convention ratified by member states? ओके, तो ये ILO के यहाँ पर आपको आंसर ढूंढना है। उसके बाद how do trade agreements affect health? Okay, How to trade agreement? how do trade agreements affect affect health? अब सिंपल एक कॉमन क्वेश्चन है, मैं आप सभी को बताता हूँ कि आयोनाइजिंग रेडिएशन से बचने के लिए वर्कर के एक्सपोजर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कौन सा आईएलओ कन्वेंशन बना है? ठीक है, तो सिंपल है, उसमें क्वेश्चन में आंसर है कि रेडिएशन प्रोटेक्शन कन्वेंशन। ठीक है, तो उसका ईयर और उसका नंबर याद रखना। ठीक है, which ILO convention
ILO convention which ILO convention is made for radiation protection. Which ILO convention is made for radiation protection? Simple. List of 8 fundamental conventions. List of 8 फंडामेंटल कन्वेंशंस ऑफ ILO. उसका लिस्ट पढ़ लीजिए एक बार. लिस्ट में क्या पढ़ना है आपको? पूरा उसका टाइटल पढ़ना है, ईयर पढ़ना है और नंबर पढ़ना है. ये तो बाय हार्ट ही होनी चाहिए आपको. ठीक है. Which ILO convention is related to labor inspection. Next, which ILO recommendation or convention, which ILO recommendation or convention consist of list of ऑक्यूपेशनल डिसीज. भाई ऑक्यूपेशनल डिसीज का लिस्ट कौन से ILO के रिकमेंडेशन या कन्वेंशन में दिया गया है, उसका नंबर वगैरह आपको चुनना है. सिंपल. Which ILO convention defines occupational health services? Which ILO convention defines occupational health services? Which ILO convention or recommendation are essential for promoting safe and healthy कन्वेंशन और रिकमेंडेशन are which conventions or recommendations are essential for promoting safe and healthy working environment.
वर्किंग एनवायरनमेंट। दैट्स इट, इतना है। अब मुझे बताइए, कोई डाउट है आपको? कल के लेक्चर में हम केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का देखेंगे, उससे पहले कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एकेडमिक पार्ट से रिलेटेड, ठीक है। आप सभी को पता चल गया कि क्या पढ़ना है, ऑलरेडी मैंने नोट्स भेज दिया है। हाँ, कुछ शायद वो कंबाइन जो पीडीएफ था वो एक दो जन को मिला नहीं है, उन्होंने मैसेज भी किया है मुझे। वो भी मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि अभी एडमिशन का पीरियड है, एडमिशन ड्यूटी पर हूँ मैं, एडमिन के साथ साथ स्पेशल बैच का भी मुझे करना है। एडमिशन्स वापस ओपन हुए हैं 2025-26 के लिए, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर भी है। तो उससे रिलेटेड भी अगर कोई डाउट है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, यस, कोई डाउट है? आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यस बेलिम जी, बोलिए। सर मैं लेट ज्वाइन किया था। ये जो नोट आपने लिखा है ना सर, कोई किसी ने अच्छे से लिखा तो सर शेयर करवा दूंगे सर। देखो, इसका ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है, मैं डाल भी दूंगा यूट्यूब पर। मैं कोशिश करता हूँ, अब भी डाल दूंगा, ठीक है। Yes. हाँ हाँ सर, और दूसरा ये था सर, ये जो सिलेबस का जो है ना वो मिल जाएगा सर, एक बार पीडीएफ वो नहीं है। सिलेबस का कॉपी चाहिए कि बेलिम जी आपको? हाँ हाँ सर, वो नहीं है मेरे पास इसके लिए। हाँ, ओके, ओके, थैंक यू सर। यस यस, एक सेकंड, आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई करोगे बेलिम जी? अभी मैं भेज दूँ? यस सर, मैं अभी आपको हाई कर आप भी दूंगा। कीजिए, मैं आप भी शेयर कर देता हूँ आपको। यस, नेक्स्ट क्वेश्चंस, बोलिए। सर ये बोल रहा था कि उस दिन हम लोग पहुंचेंगे तो हॉल टिकट के लिए मैम से बात किए थे, तो हम लोग को जहाँ हाँ, सेंटर पड़ वहाँ पे मिल जाएगा सर, अगर हम वहाँ डायरेक्ट ऑफिस में नहीं पहुंच पाए तो। इसके बारे में बाद में आंसर दूँ मैं, ठीक है। ओके, ओके सर। हाँ हाँ, एकेडमिक से रिलेटेड जो भी है आप मुझे पूछो अभी। एग्जाम से रिलेटेड वेन्यू वगैरह, कमेंट वगैरह, उसका बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अलग अलग एडमिशन सेंटर के लोग हैं, कंफ्यूज ना हो जाए इसीलिए। सर विनय जी, बोलिए। हेलो हाँ सर, जैसे कि लेजिस्लेशन का एक ऑब्जेक्टिव नोट्स डाले हैं सर ग्रुप में आपने, हाँ, क्या वैसे ही केमिकल प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का नोट्स मिल सकता है सर ऑब्जेक्टिव? ऑलरेडी डाल चुका हूँ मैं। नहीं सर, हमने ग्रुप में देखा नहीं है सर। नहीं है ना? ठीक है, मैं वापिस डाल देता हूँ, ठीक है। ओके, ओके सर, थैंक यू। यस सर। और भी कोई डाउट है? अभी आप सीधा माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो। सर ये नोट्स मतलब ये जो पीडीएफ भेजा है क्वेश्चन आंसर वही वाला ना सर, उसके अलावा और कोई नहीं नो, ना? नहीं नहीं, वही है, दूसरा नहीं है वो। ओके सर, सर थैंक यू। दोनों एक बार डाल दीजिए ना सर ग्रुप में ही। मैं क्या करता हूँ, वापस क्योंकि एक बार डाल देता हूँ सब, मैं सिलेबस भी डाल देता हूँ, जी ये सर, क्वेश्चन आंसर भी सब है ना, वो डाल ही देता हूँ। आसान हो जाएगा सबके लिए, बार बार रिपीट हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बार बार रिपीट हो जाए वही पढ़ लो, टेंशन खत्म, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। यस, और बताइए, और उसके अलावा क्या डाउट है नोट्स को छोड़ के? और ये इसका मैं इसका भी डाल ही देता हूँ, चलो, इसका डाउनलोड करके, या आज का जो लेक्चर है वो भी रिकॉर्ड करके मैं डाल देता हूँ, ठीक है। और बताइए। और हाँ, आप सभी को वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, ठीक है। प्लीज़ आप सही से तैयारी कीजिए, मेरी तरफ से जो भी बन रहा है मैं कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, ये सब। लेकिन लास्ट में क्या है कि आपको ही एग्ज़ाम फेस करना है, आपको ही वहाँ पर ये करना है। और हाँ, आपको ये बताओ, कोई भी बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई भी ज़्यादा दिमाग पर स्ट्रेस मत डालिए, ठीक है।
बहुत ही सिंपल, आपने सारे लेक्चर्स भी अटेंड कर लिए तो भी आप आसानी से पास हो सकते हो। ठीक है, वही कॉमन जो क्वेश्चन है वही आते हैं, आपको सारी चीज़ें पता है, ऑलरेडी आप प्रोफेशनल्स हो, तो आप ऐसा मन में ये गांठ बांध के मत पढ़िए कि अरे कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा यार, हमें पता नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपके साथ एक बार कर रहा हूँ, आपको फॉर्म पता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो और बहुत आसान हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस लेके मत ये कीजिए। दूसरा, मैं प्रोफेशनल्स में ये भी देख रहा हूँ कि अरे सर 12-12 घंटे ड्यूटी है, जो स्पेशली कंस्ट्रक्शन वाले, या कुछ ओटी ओवर टाइम जिनको रहता है, सर टाइम ही नहीं मिलता है। आई एग्री, मैं अंडरस्टैंड, लेकिन देखो कुछ तो एफर्ट आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आज कुछ एफर्ट नहीं मारोगे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आप समझ रहे हो बात को? रोज वही ड्यूटी करोगे तो वही उतना ही हासिल होगा, लेकिन ड्यूटी करने के साथ जब आप साइड हसल जैसे कि स्टडीज करते हो, तब उसका रिजल्ट जब आएगा तो और भी अच्छा आएगा। ये याद रखिए, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये बाकी लोगों का भी मैं एक्सपीरियंस देखता हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज एफर्ट कीजिए। और हाँ, एडीएस तो एक स्टार्ट है। लोग सोचते हैं कि अरे नहीं एडीएस हो गया बात खत्म, एडीएस मैं कह रहा हूँ आपको कि स्टार्ट है बस, आपका करियर प्रोफेशनल स्टार्ट हो गया। आप, एडीएस तो एक बेंचमार्क है, इसके आगे भी बहुत पढ़ना है आपको, और नॉट ओनली के डिग्रीज लेना है आपको। एजुकेशन तो एक पार्ट है, आपको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा लेना है, अलग अलग फील्ड का लेना है। ईएचएस में ही अलग अलग जो वर्टिकल से वेरिएंट्स उसका आपको नॉलेज लेना है। और हाँ, जब आप सेफ्टी प्रोफेशनल इस फील्ड में कदम रखते हो तो एक मान के चलिए कि आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है। ऐसा नहीं है कि सर एडीएस खत्म, इंजीनियरिंग खत्म तो पढ़ाई खत्म, नहीं। उससे क्या होगा, आपका ग्रोथ रुक जाएगा। आपको अगर ग्रोथ चाहिए, पीस चाहिए और एक्सेलेंसी चाहिए, मास्टरी चाहिए, तो दोस्तों आपको एफर्ट लेना पड़ेगा, आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना पड़ेगा। और उसके लिए आपके मन में एक क्वालिटी होनी चाहिए जिसका नाम है क्यूरियोसिटी। मतलब ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये जानने की जो चाह है उससे हम क्यूरियोसिटी कहते हैं। तो वो आप सब में जब होगी तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता भाई। ठीक है, तो यही मेरा आज आपको सभी को मैसेज रहेगा। एंड यस, आप हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर का सफ़र रहा है बहुत अच्छे तरीके से रहा है, आपने बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया है। थैंक्स टू यू, एंड यस ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर यस सर मैं एक चीज पूछना चाह थैंक रहा यू, था। थैंक यू सर। हेलो यस यस, बोलिए हेलो बोलिए, एक एक करके आप रेज हैंड कर सकते हो, आप कह सकते हो, बोलिए। अनम्यूट कर, सर मैं कह रहा अनम्यूट था कीजिए, एक एक करके बोलिए। हाँ मैं कह रहा था ये जो हमारे लॉज मर्ज हुए हैं और मतलब 4 लॉज में चेंज हुए हैं, तो क्वेश्चंस हाँ क्या मतलब पिछले लॉ के भी आ सकते हैं बिल्कुल? हाँ, देखो माधुरी जी, अब ये जो 4 नए जो कानून बने हैं उससे रिलेटेड आपको सिर्फ 2-3 टाइप के ही क्वेश्चन आए कि भाई इसमें कौन सा कानून इंक्लूड हुआ है, उसका लिस्ट पढ़ लीजिए, मैंने जैसे कहा आपको। ठीक है, जी जी ऑक्सफोर्ड के हिसाब से जैसे कि ड्यूटी आवर्स से पढ़ लीजिए आप। ठीक है, ग्रेजुएटी का 1-2 क्वेश्चन आते हैं कि ग्रेजुएटी अभी कितने साल के बाद एप्लीकेबल रहेगा, और ड्यूटी आवर्स, तो ये 4 टाइप के कॉमन क्वेश्चन आए हैं आज तक। ओके। ओके। मतलब यस। ग्रेचुटी जैसे जो लास्ट लास्ट टाइम थी जो अभी चेंज हो गई है, लाइक हाँ, दैट जैसे 5 साल थी अभी आई थिंक चेंज हुई है, उस 1 साल की ऐसे करके। तो कुछ अगर क्वेश्चन आएगा तो पुराने वाले रूल्स के बेसिस पे आएंगे या फिर अगर कुछ डिफरेंट डाल देते हैं तो? मतलब दोनों दोनों इस पॉसिबिलिटीज पे पूछ आएंगे। रहा था। मैं आपको बताता हूँ पॉसिबिलिटी, ज्यादातर क्वेश्चन जो है पुराने एक्ट पर ही आने वाले हैं, नए एक्ट पर बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरा, जी अब ग्रेजुएटी एक्ट पहले कैसा था कि भाई 5 साल काम करो उसके बाद ग्रेजुएटी मिलता है। अब कैसा है, ये कोड आने के बाद 1 साल काम किया तो भी आपको ग्रेजुएटी मिलेगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, जी जी ऐसे टाइप के जी। क्वेश्चन। आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा, पुराने एक्ट पर ही क्वेश्चन ओके, जैसे आएंगे। वो मतलब कंडीशंस वाइज भी दे सकते हैं ऐसा हाँ, कि यस पहले क्या था और अब क्या? यस यस यस, ये ऑलरेडी मैं थैंक यू पढ़ा सर। चुका हूँ आपको, नोट्स में भी है, क्वेश्चंस में भी है, यूट्यूब पर भी है। ठीक है, क्लासेस में हमने हाँ डिस्कस भी किया है। ओके, एक बार आप जी सभी गो सर। थ्रू कर लीजिए, ये सब चीज़ों से आपको आइडिया आ जाएगा। श्योर। तो
पोपट मोरे, बोलिए. सर माझा एक क्वेश्चन असा होता, हम्म. ऑक्युपेशनल सेफ्टी अँड हेल्थ रेग्युलेशनचा हिंदी किंवा मराठी बुक्स आपल्याला म्हणजे मिळेल का सर? हो, काय कर, आपल्या इंडिया कोड किंवा त्यांची जी लेबरची वेबसाइट है सेंट्रल गवर्नमेंट की. पोपट जी का ये सवाल है कि ऑश कोड का मुझे हिंदी वर्जन या मराठी वर्जन मिलेगा क्या. देखो, ऑश कोड का हिंदी वर्जन आपको मिलेगा लेबर की वेबसाइट पर. सेंट्रल लेबर जो है ना, उनकी वेबसाइट पर मिलता है. हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल है. दूसरा सवाल है कि मराठी लैंग्वेज, तो मराठी लैंग्वेज आपको स्टेट के जो रूल्स है उसमें मिल जाएगा आपको. ठीक है, तो महाराष्ट्र लेबर की वेबसाइट पर जाओगे तो उसमें वो मिल जाएगा. क्लियर. ओके सर, ओके. आणि सर एक हे होतं, म्हणजे आपलं टायमिंग मॉर्निंगचा एक्झाम तोच असणार आहे सर? काय काय मॉर्निंगचा जो एक्झाम टायमिंग आहे 8:30चा, तोच म्हणलं सर आहे असणार का आर्ट्स वगैरे? तोच आहे. 8 वाजता एकदम स्टार्ट होणार. 8:30 वगैरे जो टाइम दिला तोच स्टार्ट होईल. ठीक आहे. ओके सर, ओके सर, थँक्यू. यस यस. पंकज कुमार पटेल. सर ये ग्रुप में मेरा नंबर अभी ऐड नहीं हुआ है, कौन से ग्रुप की आप बात कर रहे हैं? देखो यहाँ पर है ना, 2 कॉलेज के 2 ब्रांचेस के स्टूडेंट, एक लातूर के हैं और एक नासिक के हैं. यस सर. नासिक कॉलेज का ग्रुप नहीं है, उनको पर्सनली व्हाट्सएप जाता है. लातूर ओके सर, अलग एंटिटी, उनको व्हाट्सएप ग्रुप है. अभी क्लियर है. क्लियर. ओके, ठीक. ओके गाइस, तो फिर बाकी कल मिलते हैं. ऑल द बेस्ट. सही से पढ़ाई कीजिए. आई होप आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो गए आप. ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा. और ये जो अभी क्लास हुआ है उसको भी मैं अब भी अपलोड करने की कोशिश करता हूँ और आपके साथ वो लिंक शेयर कर दूंगा. ठीक है, चलो बाय, गुड इवनिंग, गुड नाइट, टेक केयर एंड यस, थैंक यू सो मच. बाय, टेक केयर. थँक्यू.